नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत और आप देख रहे हैं द लर्नर टॉप का ये स्पेशल वीकली शो। अर्थात साथ में फ्रेम में है अंशुमान तिवारी, इंडिया टुडे हिंदी के संपादक। कोरोना का समय है, बीच बच बचाव के चलने की जरूरत है, थोड़ा सा अपना ख्याल रखने की जरूरत है। इन सबके बीच में अर्थात को आप सभी लोगों का जो प्यार मिल रहा है हमारे लिए बहुत ज्यादा है, अभिभूत करता है हमें कई बार। अब धीरे धीरे हम अपनी बातचीत की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले अंशुमान जी बताइए कि इंडिया टुडे हिंदी की अंक में हम इस बार किस ओर जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? सिद्धांत, दर्शकों का इस विशेष प्रसारण में स्वागत है। और हम लगातार बहुत अच्छी और बहुत उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं हमको। लोग बहुत सारे सवाल हाँ। पूछते हैं। और ये अर्थव्यवस्था और अपनी अपनी जिंदगी और जेब में बढ़ती हुई उत्सुकता का प्रमाण है। इसके लिए हम आप सबका साधुवाद करते हैं। इस एकदम। बार का अंक हम इस बार का अंक हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में जो चारों तरफ ग्लूम का, निराशा का, लॉकडाउन के कारण बंदी का माहौल है, तब भारत ग्रामीण अर्थव्यवस्था से थोड़ी बहुत उम्मीदें जगती दिखाई दे रही हैं। रबी की क्रॉप आ रही है, रबी की फसल आ रही है, जो कि उम्मीदों की फसल है। उससे कितनी चीजें बदलेंगी ये तो समय बाद में बताएगा, पर वही एक उम्मीद की किरण है जहां से शायद अर्थव्यवस्था में वापसी का रास्ता निकल सकता है। तो इस बार का अंक इस पर केंद्रित होगा कि रबी की क्रॉप में क्या हो रहा है, उसकी खरीद कैसे हो पाएगी और उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर फिलहाल इस मंदी में उसको बेहतर करने में क्या मदद मिलेगी। हम्म। चलिए इस बार बढ़ते हैं अब अर्थात की ओर। इस बार जिगर मुरादाबादी से लेकर चाणक्य तक का सफर है पूरा। मतलब एक आग का दरिया है, डूब के जाना है। और मैंने डूब के कॉलम, जाना है। हाँ, हाँ। तो मुरादाबाद के रहने वाले थे, उनके शहर लोकसभा चुनाव में हमारा जाना हुआ था। तो उनकी वो बहुत प्रसिद्ध उनका बहुत प्रसिद्ध शेर है वो, इश्क हाँ। नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया इतना है। हाँ। बस आग का दरिया है। और अब कोरोना का असर भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारतीय को, हम लोगों को आग के दरिया में उतार रहा है, जहां से तैर के जाना है। हाँ। चुनौतियां, जैसा हम लगातार कहते चले आ रहे थे कि चुनौतियां कोरोना से सेहत के स्तर से जब नियंत्रित होना शुरू होंगी होंगी तो हम्म। हमारे लिए ज्यादा बड़ी चुनौतियां अर्थव्यवस्था के स्तर से आएंगी। अब पिछले दिनों में लगातार चर्चाओं के बाद जो सवाल लोगों के दिमाग में, जहन में उमड़ रहे हैं, जो लोगों के दिमाग में तमाम तरीके की आशंका हैं, उन्हें देखते हुए कुछ कुछ प्रत्यक्ष चीजें सामने आती हैं। लोग ये कह रहे हैं कि 40 दिन की बंदी में क्या सब कुछ डूब जाएगा भारत का? हम्म। भारत की आर्थिक विकास दर शून्य हुई जा रही है। हम्म। इतनी बड़ी सरकार है हमारे पास, इतनी बड़ी सरकारें हैं हमारे पास 29 राज्यों की सरकारें हैं हमारे पास, इतनी बड़ी केंद्र सरकार है, क्या वो हमें उबार नहीं पाएगी? 40 से 50 करोड़ लोग सड़क पर बेकार हो गए हैं, कंपनियों पर हम्म। कंपनियां बंद होने की स्थिति है, बेल आउट की डिमांड बढ़ रही है। दुनिया के सारे देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं में पाइप लगा के पैसा झोंक रहे हैं। कई सारे देशों में जो कोरोना से इकोनॉमी को रिवाइव करने के, स्टिमुलेट करने के पैकेज हैं, उनके जीडीपी के 10 से 12% के आसपास पहुंच गए हैं। हम क्या कर रहे हैं? हमारी सरकार अभी तक कौन सा पैकेज की व्यवस्था कर रही है? आज उसके हम पर लॉकडाउन। वहां बढ़ने के पहले सर एक कहानी छोटी सी आप बता रहे हैं इस बार अपने अर्थात में, छोटी सी कहानी है जो सारा जिस्ट है सारे मामले का, वो बताइए। छोटी सी कहानी ये है कि मैं एक स्टॉक ब्रोकर से बात कर रहा था, एक निवेशक हम्म। से बात कर रहा था कि भाई, उसने मुझे एक किस्सा सुनाया। बोला कि वो रोज स्टॉक मार्केट देखता है। एक तरफ लोगों की बचत टूटती है, दूसरी तरफ लोगों की कमाई टूटती है। तो वो बोला कि भाई ये सब हो क्या रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। 40 दिन की बंदी में हमारा सब डूब जाएगा क्या? हमारे खून पसीने की कमाई पे पलने वाली ये सरकार हमारे किस दिन काम आएगी? इसको हम इतना टैक्स देते हैं जो हमारी इतनी बचत लेती है। तो वो जो ब्रोकर था वो बहुत चतुर था। उसने उस निवेशक से कहा कि देखो भाई, थोड़ा सा लोड तुम मिलो, अकेले हम ही सारा लोड नहीं लेंगे। कि मार्केट गिर रहा है, हमारे लिए भी सिरदर्द है और तुम्हारा भी पैसा उसमें लगा हुआ है। लेकिन एक चीज समझ के रखो कि संकट में घिरते तो सब हैं, कोई उनसे उबरता कैसे है, ये बात इस हम्म। पर निर्भर करती है। और हम्म। 2020-2008 नाउ नहीं है। हमारी सरकार हमारी तरह बेबस है।
हमारी सरकार की स्थिति किसी सामान्य मध्यवर्गीय व्यक्ति जैसी है जो कई तरीके की मुश्किलों में हमेशा घिरा रहता है और अचानक उसके सर पर बड़ी चुनौतियां आकर खड़ी हो जाती हैं। अब देखिए, अभी तक हमें ये पता नहीं है सिद्धांत कि कोरोना हमारी क्या हालत करेगा, हम कब इस लॉकडाउन से निकलेंगे। देश के आधे से ज्यादा जिले, देश के बड़े बाजार, देश के बड़े आर्थिक केंद्र अभी हॉटस्पॉट और लॉकडाउन में है। ये 3 मई को खत्म होगा या 31 मई को खत्म होगा या जून तक जाएगा। लॉकडाउन से हुए फायदे और नुकसानों पर बहस जारी है। मामले रोज बढ़ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में सरकार में ही नहीं बता पा रही कि हम इस आपदा से बाहर कब आएंगे, क्योंकि अभी आपदा के बढ़ने का समय है। लेकिन कुछ चीजें जो नापी जा सकती हैं, जिनकी नापजोक हो सकती है, वो हमारे सामने। जैसे अर्थव्यवस्था पे को नुकसान का बिल हमारी मेज पर रखा हुआ है, सरकार की मेज पर लंबा बिल फाड़ा है कोरोना ने। हाँ, दुनिया भर की एजेंसियों की मेज पर रखा हुआ है। रिजर्व बैंक ने हमको ये नहीं बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था को इस साल कितना नुकसान होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि रिजर्व बैंक को पता ना हो, क्योंकि रिजर्व बैंक बगैर अर्थव्यवस्था के संकेतकों की जानकारी किए बगैर बाजार में मॉनेटरी स्टिमुलस देना, पैसा छोड़ना, बैंकों को पैसे देना, ये नहीं कर सकता। नीति आयोग ने हमें ये नहीं बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान होगा। वित्त मंत्रालय ने तो बताया ही नहीं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान होगा, पर हमारे पास कुछ मोटे मोटे अनुमान मौजूद हैं। और इन अनुमानों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके आधार पर ही हम समझ पाएंगे कि हमारी सरकार की हैसियत कितनी है, उसकी सीमाएं कितनी है, और क्या वो हमें दुनिया के अन्य देशों की तरह इस भयानक संकट से उबार सकती है। अभी कल अमेरिका के सीनेट ने अपने छोटे उद्योगों के लिए $484 बिलियन का पैकेज अप्रूव किया, और इससे पहले 6 से 7 लाख ट्रिलियन डॉलर के पैकेज अमेरिका में आ चुके हैं। दुनिया के लगभग ज्यादातर देशों में उनके जीडीपी के 5 से 6 से लेकर 12% तक के हिस्से के बराबर पैकेज आ चुके हैं। तो हमारे सामने पहला जो बड़ा अनुमान आया कि 40 दिन के लॉकडाउन से भारत को जो होने वाला नुकसान है, भारतीय अर्थव्यवस्था को होने वाला नुकसान है, वो 17 से 20 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। 17 से 20 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। भारत का जीडीपी करीब 200 लाख करोड़ रुपए का है। और ये नुकसान एक मुश्त नुकसान है, और इस नुकसान को ऐसे समझना जरूरी है कि केंद्र सरकार के पास राज्यों का हिस्सा निकालने के बाद जितना टोटल टैक्स बचता है, 16 लाख करोड़ रुपए का जो टोटल रेवेन्यू सरकार के पास बचता है, उससे ज्यादा अकेले नुकसान इस 40 दिन की बंदी से भारतीय अर्थव्यवस्था को हो गया है। यानी अगर 16 लाख करोड़ रुपए का पूरा रेवेन्यू सरकार अपने सारे काम धाम बंद कर ले, काल्पनिक तौर पे कुछ ना और करे, और वो सारा पैसा भी अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए लगाए, तो भी नुकसान उससे ज्यादा है। और ये एकमुश्त नुकसान है। ये नुकसान अब बाद में संचित होता है, क्योंकि इसके ऊपर इसके आगे आने वाला नुकसान बढ़ता चला जाएगा। कंपनियां बंद होंगी, उनके नुकसान होंगे, उन्हें मांग नहीं मिलेगी, तो ये बढ़ता चला जाएगा। और अभी ही जीडीपी का 10% है। हाँ, और अभी और इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था के इस साल शून्य विकास दर हो जाने की या 1.5% की विकास दर हो जाने की भविष्यवाणियां की गई हैं। हमारे लिए समझना जरूरी है कि शून्य विकास दर का मतलब एक ऐसे देश के लिए क्या होता है जहां 40 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं, 36-37 करोड़ लोग, जहां 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, जिनकी औसत इनकम 12 से 15,000, 10 से 16,000 रुपए के बीच में। भारत का एक बड़ा मध्य वर्ग है जो तरह तरीके के कर्ज में दबा हुआ है। उसके लिए शून्य विकास दर का, किसी इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था का जीरो ग्रोथ पर चले जाना क्या होता है। हमें यह जानना जरूरी है कि किसी कंपनी के लिए 40 दिन तक 1 पैसे के रेवेन्यू ना आना, 1 पैसे की कमाई ना होना, 40 दिन तक किसी दुकानदार की दुकान एक दिन भी नहीं खुलने का मतलब क्या है। तो ये आंकड़ा हमारे मेज पर रखा हुआ है। दूसरा आंकड़ा हमारे पास सामने मेज पर रखा है कि जो मरे हुए उद्योग हैं, जो मर रहे उद्योग हैं, चाहे वो छोटे उद्योग हों या बड़े उद्योग हों, उन्हें वापस जिलाने के लिए बड़े पैमाने पर पूंजी की जरूरत होगी, उन्हें बहुत बड़े पैमाने पर पैसे देने की जरूरत होगी। अगर हम बैंकों से वो पैसा दिलवाने की कोशिश करते हैं, जो बैंक कोशिश कर रहे हैं पिछले 1 महीने से, लेकिन उसके बाद भी भारत में कर्ज की मांग 60 साल के न्यूनतम स्तर पर है। यह भी आश्चर्य से था कि भारत में 75 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट कट किया गया। अगर आप ब्याज दरों को देखें तो पिछले 15 साल की न्यूनतम ब्याज दरें बाजार में, पर कर्ज का कोई लिवाल नहीं है, कोई कर्ज लेने वाला नहीं है। रिजर्व बैंक को बैंकों ने 6.5 लाख करोड़ रुपए वापस लौटा दिए रिवर्स रेपो के जरिए, जो रिजर्व बैंकों ने दिए थे कर्ज बांटने के लिए। और उसके बाद रिजर्व बैंक ने कहा कि हम रिवर्स रेपो की विंडो पे इंटरेस्ट कम कर रहे हैं, क्योंकि जो पैसा हम दे रहे हैं वो पैसा वापस हमारे पास आ जाता है और हम ही से ब्याज ले लिया जाता है, क्योंकि आगे कोई कर्ज लेने वाला नहीं है।
अगर बैंकों को बड़े पैमाने पर कर्ज देना होगा तो सरकार को उन्हें ज्यादा पूंजी देनी होगी, क्योंकि भारत के बैंकों में सरकार की पूंजी है। राज्यों ने मुख्य प्रधानमंत्री के साथ जो पहली बैठक हुई लॉकडाउन खत्म करने की रणनीति को लेकर या रिलैक्स करने की रणनीति को लेकर, उसमें 10 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की मांग की, 10 लाख करोड़ की। अब आप सोचिए 17 लाख करोड़ से 20 लाख करोड़ का नुकसान है, जो 16 लाख करोड़ के सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू से ज्यादा है। 10 लाख करोड़ रुपए अकेले राज्य सरकारें मांग रही कि उनको, उनकी इकोनॉमी को ह्यूज लॉस हुआ, ह्यूज डिवास्टेशन हुआ है और उन्हें बड़े पैमाने पर खर्च करना पड़ रहा है। अगर गरीबों को फिर से नगद सहायता देनी पड़ी तो उसके लिए पैसा और देना पड़ेगा। यानी ये संकट जितना बड़ा होता जाएगा, लॉकडाउन जितना बढ़ता चला जाएगा, सरकार से मदद की उम्मीदें उतनी ही बड़ी होती चली जाएंगी। दुनिया एक दूसरे से जुड़ी है, हम आप दुनिया के सारे लोग देख रहे हैं कि दुनिया के बाकी देश अपने देशों में किस तरह से बेल आउट पैकेज दे रहे हैं, किस तरह से स्टिमुलस दे रहे हैं। तो भारत के लोग भी अगर अपनी सरकार से इस तरीके की अपेक्षा करें तो वो गलत नहीं है, गलत अपेक्षा नहीं है, वो तर्कसंगत है, क्योंकि ऐसे संकट में ही सरकारें आपके काम आती हैं, आप उन्हें टैक्स देते हैं, आप उनको अपनी बचत देते हैं, तो उन्हें आपकी मदद करनी चाहिए। अब आज की परिस्थिति में अगर पैकेज की बात की जाए, जिसकी चर्चा चल रही है और शायद अगले एक हफ्ते में इस पैकेज के ऊपर सरकार की तरफ से कुछ घोषणा आएगी, तो सिद्धांत करीब 10 लाख करोड़ रुपए का पैकेज इकोनॉमी को देना पड़ेगा सरकार को, 10 लाख करोड़, जो भारत के जीडीपी का 5% होगा। भारत के जीडीपी का करीब 5% होगा। 200 लाख करोड़ का के आसपास का जीडीपी है, उसका करीब 5% होगा, 5% होगा, जो जिससे हम थोड़ी सी चीजें ठीक कर पाएंगे। अभी स्थिति यह है कि केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर जितना पैसा अर्थव्यवस्था में डाला है वो जीडीपी के 1% से भी कम है, 1% से भी कम इतना पैसा डाला है। और इसके बाद भी हम उन देशों के बराबर नहीं हो पाएंगे जो 10 से 12% का पैसा डाल रहे हैं। अब सवाल उठता है रकम कहां से आएगी। पहले में समझने की कोशिश करें कि सरकार के पास स्रोत क्या है जहां से पैसा आ सकता है, आता है। सरकार के पास सोर्स कौन से हैं? बहुत साफ सुथरा सा हिसाब है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। बैंकों के पास 135 लाख करोड़ रुपए के डिपॉजिट हैं भारत में। अच्छा। बैंकों के पास करीब 135 लाख करोड़ के डिपॉजिट हैं, जिनमें से 103 लाख करोड़ रुपए के कर्ज बांट रखे हैं उन्होंने, कंपनियों को, निजी लोगों को, बाकी लोगों को। इसके बाद बैंकों को कुछ पैसा अपने पास सीआरआर के तौर पर रखना पड़ता है, जो संकटकालीन पूंजी के तौर पर सुरक्षित होता है। इससे बची हुई रकम पहले से ही सरकार के बॉन्ड और ट्रेजरी बिल्स में लगी हुई है। इसलिए बैंक सरकार की सिर्फ उतनी ही मदद कर सकते हैं जितना आरबीआई उनके हाथ में पैसा छोड़ेगा, और वो सरकार के बॉन्ड्स में थोड़ा बहुत पैसा डाल सकते हैं। और इसलिए सरकार को के बॉन्ड्स में छोटी अवधि के कर्ज देने के लिए, केंद्र राज्य सरकारों को कर्ज देने के लिए रिजर्व बैंक ने बैंकों को प्रेरित किया है। एलआईसी के पास करीब 31 लाख करोड़ रुपए का फंड है, जो शेयर बाजार में लगा है या सरकार के बॉन्ड में लगा हुआ है, पहले से सरकार के बॉन्ड में लगा है। कर्मचारी भविष्य निधि के पास 10 लाख करोड़ रुपए का फंड है, जिससे सरकार ने कर्ज ले रखा, यानी वो भी सरकार के ट्रेजरी बिल्स या बॉन्ड का हिस्सा है। छोटी बचत स्कीमों में सरकार के पास 15 लाख करोड़ रुपए हैं, 15 लाख करोड़ रुपए हैं, जिनमें से कुछ पैसा राज्यों को कर्ज के तौर पर दिया गया है और अधिकांश पैसा सरकारी बॉन्ड में लगा है। आज जब चर्चा सरकार के भीतर चल रही है, तो जब सरकार के अधिकारियों से बात करते हैं तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि फंड्स कहाँ हैं। तो हम आपको स्रोत बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो स्रोत कहाँ है, जहां सरकार अचानक अगर भी 10-12 लाख करोड़ रुपए इकोनॉमी में डालने पड़े तो वो कहां से लाएगी। ये जितने पैसे मैंने आपको बताया, बैंकों का डिपॉजिट, एलआईसी के पास का रिजर्व, ईपीएफओ का रिजर्व, कर्मचारी भविष्य निधि का रिजर्व, और छोटी बचत स्कीमों का रिजर्व, इनका सारा पैसा पहले ही सरकार के पास कर्ज के तौर पर पहुंच चुका है। वो सारा पैसा सरकार के बॉन्ड्स में लगा हुआ है। पिछले साल आपको याद होगा कि सरकार ने अपनी वित्तीय स्थिति संभालने के लिए रिजर्व बैंक से लाभांश लिया था और रिजर्व बैंक के रिजर्व से पैसा निकाला था। इस बार वो भी मिलने की उम्मीद नहीं है। रिजर्व बैंक ने इस बार बैंक्स को डिविडेंड देने से भी रोक दिया है, क्योंकि रिजर्व बैंक को लगता है कि बैंक्स को ह्यूज लॉस होने वाला, उनके एनपीएस काफी बढ़ेंगे, उनकी प्रोविजनिंग बढ़ाने के लिए कहा है। तो सरकारी बैंक जो सरकार को डिविडेंड देते हैं, जो लाभांश देते हैं, अपने लाभ में से हिस्सा देते हैं, वो भी मिलने की उम्मीद नहीं। अब इन स्रोतों के बीच में हमारे दिमाग में सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका या यूरोपीय यूनियन या ब्रिटेन अपनी अर्थव्यवस्थाओं को कैसे पैसा दे रहे हैं, वो कहां से पैसा दे रहे हैं। वो डॉलर और यूरो छाप रहे हैं, हम क्यों नहीं छाप सकते। भारत आखिर
रुपया छापकर अपनी अर्थव्यवस्था को रिफ्लेट क्यों नहीं कर सकता, जैसा काम आज अमेरिकी अर्थव्यवस्था कर रही है। अमेरिका में डॉलर छपा। सर ये सवाल जो है, ये सवाल मतलब मैं एक सेकंड के लिए टोक रहा हूं आपको, ये सवाल बहुत आम लोग भी पूछते हैं, मतलब कि इतनी गरीबी है तो पैसा क्यों नहीं छाप ले रहे हैं, हाँ, या अर्थव्यवस्था कमजोर है तो पैसा क्यों नहीं छाप ले रहे हैं, नोट छाप के ठीक कर लें, करेंसी छाप के ठीक कर लें। यही केवल प्रश्न है जो भारत और अमेरिका का फर्क है, जो विकसित और विकासशील होने का फर्क है, जो रुपया और डॉलर होने का फर्क है। करेंसी कैसे छपती है किसी देश में? करेंसी छपती है उस देश की अर्थव्यवस्था में के आकार के आधार पर। अगर आपका उत्पादन 100 रुपए है पूरे साल का, तो आप 500 रुपए की करेंसी नहीं छाप सकते। 100 रुपए के उत्पादन के लिए अगर आप 500 रुपए बाजार में छोड़ देंगे तो इन्फ्लेशन 5 गुना ऊपर हो जाएगी। हमने जरा सी छोटी सी चीज देखी कि कुछ बाजारों में केवल समय पर आटा नहीं पहुंचा और आटे की कीमत 70, 80 और 100 रुपए हो गई। हमेशा करेंसी छापने के जो फार्मूले होते हैं वो अर्थव्यवस्था में जितना जीडीपी होता है उस जीडीपी के आकार के हिसाब से होता है। और वो सीधा फार्मूला है कि अगर आपका 100 रुपए का जीडीपी है, साल भर में अगर मान लीजिए 25 रुपए के नोट सड़ गल कर खराब हो जाते हैं, तो उनको मिलाने के बाद बैंकों के पास जितना कैश बचा हुआ है उसे हिसाब लेने के बाद जितनी बची हुई कमी होती है उतनी ही करेंसी रिजर्व बैंक छाप कर देता है। इसलिए जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो सरप्लस उत्पादन करती हैं और बड़े पैमाने पर उत्पादन करती हैं, वहां कभी महंगाई नहीं आती। वहां 1%, 1.5% की महंगाई रहती है। अमेरिका में इतनी खराब स्थिति की होती महंगाई नहीं है, यूरोप में महंगाई नहीं है, क्योंकि हमारे पास जब उत्पादन नहीं है, जिसको हम बार बार इस कार्यक्रम में चर्चा में कहते रहे कि जब हम कहते हैं कि भारत बुनियादी रूप से बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था है, तो हमें समझ नहीं पाते कि इस मजबूती का मतलब क्या है। हम आज भी शॉर्टेज इकोनॉमी है, हमारे पास आज भी उत्पादन कम है, और उत्पादन कम है जब हो और उससे ज्यादा करेंसी आप बाजार में छोड़ दें तो कीमतें बेतहाशा बढ़ती हैं। इसके बाद हम हाइपर इन्फ्लेशन की परिस्थिति देखते हैं, जिसको भी हमने जिम्बाब्वे की परिस्थिति में रिसेंटली देखा, लैटिन अमेरिका के कुछ देशों के संदर्भ में देखा कि जब आपका उत्पादन कम हो और बाजार में पैसा ज्यादा हो तो ज्यादा पैसा कम चीजों को चेस करता है और उन चीजों की कीमतें लगातार बढ़ जाती हैं, जैसा हमने लॉकडाउन के दौरान देखा। भारत की अर्थव्यवस्था दिखने में बड़ी है, पर बड़ी है नहीं वास्तव में। अगर हम करेंसी छापेंगे तो अगर हम ज्यादा रुपया छापेंगे तो हमारे रुपए की, हमारे भारत की सॉवरेन साख जंग हो जाएगी, मतलब कचरे के लेवल पर पहुंच जाएगी। और उस जंग साख के साथ भारत को दुनिया में निवेश मिलने में, कर्ज मिलने में समस्या होगी और पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाएगी। इसलिए कल रिजर्व बैंक ने इस आशंका को दूर करते हुए प्रत्यक्ष रूप से यह बयान जारी किया कि वो सरकार के घाटे मोनेटाइज नहीं करेगा। कल बयान दिया रिजर्व बैंक, मोनेटाइज करने का मतलब है कि रुपए छाप कर सरकार का घाटा नहीं भरेगा। तो रिजर्व बैंक के पास यूरोपियन बैंक या फेडरल रिजर्व के तहत या जापान के बैंकों की तरह करेंसी छापने की कोई सुविधा नहीं। तो अपने दिमाग में भूल जाइए कि भारत में नोटों के छापा खाने चलेंगे और लोगों के हाथ में नोट आ जाएंगे। इसके लिए हमें अपनी अर्थव्यवस्था का आकार बड़ा करना पड़ेगा, हमें बड़े पैमाने पर निवेश लाना होगा, हमारा उत्पादन इतना बड़ा हो कि हम ज्यादा रुपया लोगों के हाथ में दे सके। भारत में जितनी करेंसी 1991 में छापी जाती थी उससे करीब 6 से 7, 8 गुना ज्यादा करेंसी अब छापी जा रही, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार भी 8-9 गुना बढ़ गया। आकार बढ़ा। जिस गति से किसी अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ता है उसी गति से उस अर्थव्यवस्था में मनी की या करेंसी की आपूर्ति बढ़ती है। तो रिजर्व बैंक मनी सप्लाई में या करेंसी की आपूर्ति में महंगाई पर निगाह रखते हुए, जीडीपी पे निगाह रखते हुए ही उसे बढ़ा सकता। और इस समय तो सिद्धांत हम बहुत अनोखी परिस्थिति में, इस समय तो हमारे जीडीपी से ज्यादा करेंसी बाजार में पहले से ही उपलब्ध है, क्योंकि अगर भारत की आर्थिक विकास दर घट के 0% या 1% रह जाती है तो हम इन्फ्लेशन के तो करीब खड़े ही हैं, कि यानी कि हमारा उत्पादन 50 रुपए का है और 75 रुपए के बराबर या 65 रुपीज के बराबर करेंसी बाजार में पहले से ही मौजूद है। लेकिन वो जो करेंसी है, वो जो पैसा बाजार में मनी मौजूद है, उसका एक बड़ा हिस्सा रिजर्व बैंक इस समय केंद्र सरकार को कर्जों में डाइवर्ट कर रहा है और केंद्र सरकार को कर्ज दे रहा है, राज्य सरकारों को कर्ज दे रहा है। इसलिए महंगाई की दर नियंत्रित है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था के दरवाजे खुलेंगे, लॉकडाउन खत्म होगा, तब हमें वास्तविक रूप से समझ में आएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में महंगाई और मांग और आपूर्ति की परिस्थिति क्या है। अगर हम करेंसी छापते हैं तो हमारे लिए रुपया और कमजोर होगा, विदेशी कर्ज और महंगा होगा और आने वाले समय में भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर से पैसे लेने में, निवेश लेने में दिक्कत होगी। तो इसलिए अब क्या हो रहा है, अब अर्थव्यवस्था में जो हो रहा है वो थोड़ा ज्यादा जोखिम भरा है। इस समय हो यह रहा है कि केंद्र सरकार ने इस बार ये डिसाइड किया कि वो लंबी अवधि का
10 साल का, 12 साल का, 5 साल का कर्ज बाजार से नहीं उठाएगी। वो छोटी अवधि के 90 दिन के, 60 से 90 दिन के कर्ज लेगी, जिनको आप ओवरड्राफ्ट कह सकते हैं, और मॉनेटरी जबान में उन्हें वेज एंड मीन्स एडवांस कहते हैं। अब 60 से 90 दिनों के कर्ज, 2 लाख करोड़ रुपए के कर्ज अगले 6 महीने में केंद्र सरकार उठाने वाली है। और राज्य सरकारों के लिए वेज एंड मीन्स एडवांस की जो दर है, उसे की जो सीमा है, उसे 30% से 40% बढ़ा दिया गया है। अब आप ये सोचिए कि 60 से 90 दिनों का कर्ज लेकर जब केंद्र और राज्य सरकारें बैंकों से वापस लौटेंगी, तो 90 दिनों बाद उसे चुकाएंगी कैसे? 90 दिनों बाद अर्थव्यवस्था में ऐसा क्या चमत्कार हो जाएगा कि जितना पैसा आप उठा कर लाए वो वापस कर देंगे? जब भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 1%, 1.5% के आसपास रहनी है, तो राज्य सरकारों के पास या केंद्र सरकारों के पास कोई साधन और राजस्व नहीं होगा जिसके जरिए वो ये अगले 90 दिनों बाद ये कर्ज चुका सके। इस वजह से बैंक बेहद परेशान है, बैंक दुबले हैं, बैंकों ने बाकी लोगों को कर्ज देना सीमित कर दिया है। दूसरी चीज समझिए, एक दिलचस्प चीज, राज्य सरकारों को इस समय 8 से 9% पर कर्ज मिल रहा है। केरल ने भी 8% पर कर्ज उठाया, एक और राज्य ने 9% पर कर्ज उठाया। आश्चर्य होगा आपको जान के कि होम लोन की जो रेट दर है, उससे ज्यादा दर पर राज्य सरकारों को कर्ज मिल रहा है। राज्य सरकारों को मिलने वाले कर्ज की दर इस समय होम लोन की दर से कहीं ज्यादा है। इसकी बड़ी ये बताता है कि राज्य सरकारों की साख में कितनी कमजोरी है। यानी कि बैंक एक नौकरी पेशा को ज्यादा विश्वसनीय मान के उसे सस्ता कर्ज देने को तैयार हैं, पर राज्य सरकारें, जो इतनी बड़ी राज्य सरकारें हैं उनकी साख कमजोर है, तो उन्हें महंगा कर्ज दे रहे हैं। तीसरी चीज समझना जरूरी है कि अब जब राज्य सरकारों के पास फंड्स नहीं है, उन्हें कर्ज से ही आने वाले पूरे साल में काम चलाना है। रेवेन्यूज गिरे और टूटे रहेंगे, करेंसी छापने की सहूलियत नहीं है हमारे पास। बैंक अगर सरकारों को ज्यादा कर्ज देते जाएंगे तो अर्थव्यवस्था को मिलने वाले कर्ज के हिस्से में कटौती करेंगे, तो होगा क्या? होगा ये कि पहली चीज, भारत को मंदी से उबरने की कोई एक मुश्त बड़ी दवा नहीं मिल पाएगी। यानी हमें जो मिलेगा वो चूरन चटनी जैसा होगा। कोई बड़ी दवा अगर हम उम्मीद करें कि कोई बहुत बड़ा बेल आउट पैकेज भारत में आने वाला है, क्योंकि अगर वो ऐसा कोई बेल आउट पैकेज आता है तो वो अर्थव्यवस्था के लिए और सरकारों के लिए और वित्तीय परिस्थिति के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। और यही वजह है सरकार के हाथ बंधे हुए हैं, वो उद्योगों को डूबते, बेकार, परेशान होते देख रही है, पर आज तक कोई पैकेज नहीं लेकर आ पाई सरकार। इसको इस पैकेज के लिए भी कर्ज लेना पड़ेगा और उसे जो भी वो देगी और उसे लौटाने का जुगाड़ भी करना होगा। इसलिए आप और हम जितने लोग आज ये सोच रहे हैं कि कोरोना से उबरने के बाद स्थितियां अच्छी होंगी, हमें आप सबको अपनी पीठ मजबूत कर लेनी चाहिए। लॉकडाउन खत्म होते ही कोरोना के टैक्सेस हमारे पास वापस लौटेंगे। कई राज्य सरकारें कोरोना के नाम से टैक्स लगाएंगी, कोरोना सेस लगाएंगी, गरीबों को मदद देने के नाम पर टैक्स लगाया जाएगा। इस बीच में 2-3 राज्य सरकारों ने पेट्रोल डीजल पर वैट की दरें बढ़ा दी हैं। पहले ही वैट बढ़ा दिया, बिक्री बिल्कुल नहीं है लेकिन वैट बढ़ा दिया है, क्योंकि उसकी तैयारी, जैसे ही खुलेगा लॉकडाउन और लोग पेट्रोल डीजल भरवाना शुरू करेंगे, वो वैट आगे आएगा। राज्य सरकारें एक तरफ से वैट बढ़ाना शुरू करेंगी, केंद्र सरकार कई सारी ऐसे सेस लगाएगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर कई सारे ऐसे सेस लगाएंगी जिसके जरिए अतिरिक्त राजस्व जुटाने की कोशिश की जाएगी, जिससे ये जो तथाकथित पैकेज आएगा भी और अभी भी फिलहाल जो वित्तीय परिस्थिति है उसकी भरपाई के लिए ये टैक्स, नए तरीकों का टैक्स का बोझ बढ़ेगा। तो हम भारतीय अर्थव्यवस्था में अजीब सी परिस्थिति में है। दुनिया के देश जब अपनी अर्थव्यवस्थाओं को पैसा दे रहे होंगे तो हम अपनी अर्थव्यवस्था में को थोड़ा बहुत चलाए रखने के लिए लोगों पर टैक्स लगा रहे होंगे, और ये टैक्स बहुत सटल ढंग से आएंगे। जैसे लैंड की रजिस्ट्री की कॉस्ट बढ़ा दी जाएगी, वाहन के रजिस्ट्रेशन का टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, होटल पर, महंगी रेल टिकटों पर, यात्राओं पर कई तरीके के सेस छोटे छोटे लगा दिए जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में सरकारें ये जो कोरोना से आया वित्तीय संकट जो सरकारों के बजट पर है उसे संभाल पाएंगी। यानी कि ये जो कहावत है ना कि छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे, कटता खरबूजा ही है। तो आप कोरोना से अगर कोरोना से बचेंगे भी, नौकरियां भी बचा लेंगे, आपकी तनख्वाहें भी कटेंगी, लेकिन टैक्स जरूर लगेगा। और यही बात जो चाणक्य कहते थे, अंत में मैं जो कहना चाहता हूं कि चाणक्य ने बहुत मूल्यवान बात कही थी कि जब किसी देश का राजकोष, किसी देश का फिस्कल सिस्टम
कुप्रबंध के कारण, मिसमैनेजमेंट के कारण दरिद्र होता है, तो उस देश का शासन उस देश की प्रजा की और देश की चेतना को कमजोर कर देता है। आज हम अगर दुनिया के देशों से अलग खड़े हैं और हमारी मंदी से निकलने की राह लंबी दिख रही है, तो उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था में उन संसाधनों की कमी है। इसलिए बहुत ज्यादा उम्मीद मत करिए कि कोई बहुत बड़ा पैकेज आएगा, कुछ ऐसा होगा जिससे सरकार हमारे आपके हाथ में जेब में पैसा रख देगी। बस उम्मीद ये करिए, जो हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि भारत ने हमेशा संकटों में बहुत सारी चीजें सीखी हैं। सरकार पैकेज देने की स्थिति में तो नहीं है, सरकार हमारे हाथ में पैसा रखने की स्थिति में तो नहीं है। जिन दुकानदारों की दुकानों में पिछले 40 दिन से ताले लगे हैं, जिन फैक्ट्रियों में पिछले 40 दिन से ताले लगे हैं, उनका घाटा भरपाई करने की स्थिति में तो नहीं है। लेकिन सरकार हमेशा सिद्धांत इस परिस्थिति में जरूर है कि वो बड़े रेडिकल रिफॉर्म्स कर सके, बड़े सुधार कर सके, टैक्स की दरें संतुलित कर सके, लोगों को लाइसेंस परमिट राज से मुक्त कर सके, जिससे कि अर्थव्यवस्था अगर 1 साल नहीं तो 1.5 साल या 2 साल में अपनी भीतरी ताकत से वापस खड़ी हो सके। लेकिन हमारे लिए कोरोना के बाद का सफर दुनिया के अन्य देशों की तुलना में थोड़ा ज्यादा मुश्किल और कठिन होने वाला है। वो जो बात है चाणक्य वाली आपने की, कुप्रबंधन वाली, मिसमैनेजमेंट की बात तो 2019 में ही आ गई थी, जहां तक मुझे लगता है, जब इन्होंने आरबीआई से डिविडेंड लिया तो जी उस समय ही आया था कि इन्होंने मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं। और अर्थात के पिछले कई एपिसोड से हम लोग ये बात करते आ रहे हैं कि सरकार का फंड्स को लेकर मिसमैनेजमेंट है, टैक्स को लेकर मैनेजमेंट है, सरकार की अनदेखी और सरकार की केयरलेसनेस की वजह से मंदी आ रही थी, जो हमने बात जी। और वो हमारे सामने देखिए आ गया। आज हमारे पास कोई बफर नहीं है, कोई रिजर्व नहीं है, कोई कंटिजेंसी नहीं है। आजादी के बाद सबसे गहरी आर्थिक मुसीबत में, सबसे भयानक संकट में खड़े हुए हैं। इससे बड़ा संकट भारत ने आजादी के बाद कभी नहीं देखा। और जब हमें अपने लोगों को मदद करने की जरूरत है तो सरकार के पास फंड्स नहीं है, सरकार के पास रिसोर्सेज नहीं है। जबकि हमने एक अच्छी विकास दर देखी 2012-13 के बाद से। हमने टैक्सों में बढ़ोतरी देखी, हमने लगातार लोगों पर टैक्स लगाते राज्यों और केंद्र सरकारों को देखा। लेकिन आज जब हम संकट में हैं तो हमारी सरकारें एक सीमा से अधिक हमारी नौकरी, हमारे कारोबार को मदद देने की परिस्थिति में नहीं है। एक सवाल है, हमारे पाठक हैं, उनका नाम है एमएल, वो उन्होंने हमसे सवाल किया है कि हेलीकॉप्टर मनी क्या ऑप्शन हो सकता है कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है उससे उबारने के लिए। हमने अभी इस पर चर्चा की। हेलीकॉप्टर मनी एक क्लिशे है, एक प्रतीकात्मक टर्म है कि जैसे ऊपर से कोई चढ़े और आसमान से पैसा बरसने लगे। इसको आप कल्पवृक्ष भी कह सकते हैं, आप इसको ऊपर से पैसे की बारिश भी कह सकते हैं। इसका सीधा मतलब ये होता है कि आपका केंद्रीय बैंक करेंसी छापे और अंधाधुंध बांटना शुरू कर दे और लोगों के हाथ में पैसा छोड़ दे। पर उससे क्या होगा ये भी हम चर्चा कर चुके हैं। ऐसा ही काम जिम्बाब्वे ने किया था और वहां इन्फ्लेशन 300, 350, 400% हो गई थी। ऐसा ही काम एक दौर में जर्मनी में हुआ था और उसके बाद जर्मनी में भयानक हाइपर इन्फ्लेशन आई थी। करेंसी छापना भारत के लिए तो किसी तरह से संभव है ही नहीं, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार छोटा है। करना तो ये होगा कि हम आगे कैसे इसी संकट से बचने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में इतना निवेश लाएं, दुनिया भर से लोगों को बुलाएं कि हमारी अर्थव्यवस्था का आकार इतना बड़ा हो सके, हमारा प्रोडक्शन इतना सरप्लस हो सके कि हम पूंजी के सहारे लोगों के हाथ में पैसे दे सकें। इसलिए हेलीकॉप्टर मनी या करेंसी प्रिंट करना या छापा खाने चलाना और छापा खाने चला के लोगों के हाथ में पैसे दे देने से भारतीय अर्थव्यवस्था की वो बुरी दशा बनेगी जो हमने कभी सोची नहीं। भारत की साख जंग हो जाएगी, रुपया टूट जाएगा और हम हाइपर इन्फ्लेशन में फंस जाएंगे। दुनिया के कुछ देश गलती कर चुके हैं जिनका इतिहास बहुत ही दारुण है, बहुत ही दर्दनाक है। और इसलिए शायद रिजर्व बैंक की समझदारी दिखा रहा है, सरकारी समझदारी दिखा रही है कि वो इस दर्द को किसी ऐसे अप्रत्याशित संकट में ले जाकर ना बदल दे, ऐसे प्रत्याशित वित्तीय संकट में ले जाकर ना बदल दे जहां हम संप्रभु रूप से पूरी तरह टूट जाएं और खड़े ना हो पाएं। तो हेलीकॉप्टर मनी की कोई संभावना नहीं है, मनी प्रिंट होने की कोई संभावना नहीं है, लोगों के हाथ में अंधाधुंध पैसे रखने की कोई संभावना नहीं है। जो मौजूदा परिस्थितियां, उन परिस्थितियों में चीजों को अपने तरीके से ही नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। कुल मिलाकर जो हम काम ठीक से करें, इसकी बात हम लंबे समय से करते आ रहे हैं कि अपना काम ही ठीक रखें कि जिससे ग्रोथ मेंटेन रहे, ग्रोथ गिरे ना, वही काम करते रहना होगा ताकि जीडीपी का आकार थोड़ा सा विस्तृत, निवेश बढ़े और तमाम सेक्टर्स की इंडिविजुअली समस्याएं जो हैं वो दूर होती जाए।
कुल मिलाकर हमको वही करना होगा जो दिगर साहब कहते थे कि ये आग का दरिया है और तैर के जाना है, डूब के, और डूब के जाना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया अंशुमान जी बातचीत करने के लिए। अर्थात का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा हमें वीडियो के कमेंट से, वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर लाइक कीजिएगा। हमारा ऐप है गूगल के प्ले स्टोर पे, दी लल्ला टॉप ऐप डाउनलोड कीजिए। सारे वीडियो, किस्से, कहानियां, खबरें, सब कुछ सबसे पहले ऐप से आप तक पहुंच जाएगा। सवाल पूछते रहिए, बातें करते रहिए और अपना ख्याल जरूर रखिए। शुक्रिया।